ये स्टोरी है सेजुन की, जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है सिर्फ फार्मिंग करते हुए, उसके क्यूट मॉन्स्टर पेट्स के साथ जो अपने आप को इवॉल्व करते हैं, जैसे कि ये पॉइजन बी जो अपने आप को इवॉल्व करती है क्वीन बी की तरह। लेकिन ये पहले से ही ऐसा नहीं था और ये कहानी शुरू होती है। तभी सेजुन कोई चीज को सोचता है और कहता है कि क्रॉप्स को बहुत ज्यादा ध्यान से चोरी किया गया है, लेकिन मैंने कल रात कुछ भी नहीं सुना था। तभी मॉम्बियर कहती है लगता है ये वही हॉनर के बदमाश होंगे। सेजुन कहता है क्या हॉनर के बदमाश, और वो सोचता है क्या ये वही मॉन्स्टर है जो ब्लू मून के दिन आवाज कर रहा था, तो ये बहुत ज्यादा परेशानी की बात होगी। और यहाँ पर देखने पर ऐसा लगता है उसने सिर्फ पत्तों को उठाया है और जमीन को खराब नहीं किया है। मुझे लगता है कि हमें ब्लू टोमेटो के पत्तों को वापस केव से लाकर इन पर ढकना होगा। तभी क्वीन की मॉम कहती है कि वो अपने टेरिटरी और निगरानी को बढ़ा देगी। सेजुन कहता है अगर तुम ऐसा करती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन तुम बहुत ज्यादा काम मत करना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तुम्हें सेफ रहना है और हेल्थी रहना है। चलो अच्छा हुआ है कि किसी को भी परेशानी नहीं हुई है, लेकिन हमें हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, मुझे अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना होगा। और हम कुछ समय बाद देखते हैं कि रैबिट्स क्वीन बी कुकुन के ऊपर पत्ते रख देते हैं जिसकी वजह से धूप उस पर ना गिरे, जिसके बाद वो सेजुन को बाय कहकर केव के अंदर चले जाते हैं। सेजुन कहता है कि मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, और वो क्वीन बी के कुकुन को देखकर सोचता है कि यही वो दिन है जब क्वीन बाहर आएगी, इसलिए मैंने रैबिट्स को फार्मिंग करने के लिए छोड़ दिया है। और सिस्टम की एक्सप्लेनेशन के साथ में मुझे इसे हैच होते हुए देखना होगा। और पॉइजन क्वीन बी के कुकुन के डिस्क्रिप्शन में ये था कि पहले क्वीन बी जिसे देखेगी वो उसके ओनर के जैसा उसे रजिस्टर कर लेगी, और केव के अंदर बहुत ज्यादा बेबी हनीबी से जो लगभग 200 है। अगर दूसरी पॉइजन हनीबी आएगी तो वो अपने फोर्स को केव के बाहर बनाएगी और वही काफी हो जाएगा जिससे वो एरिया को प्रोटेक्ट कर सके। अब मुझे इसे हैच होते हुए देखना होगा। पहली बार मैं इस वक्त काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। और सेजुन नींद में कहता है कि मैं ये फूल क्वीन बी को दूंगा जिससे हम पहली बारी में ही अच्छे से मिल सके। मैं कौन सा फूल दूं, टमाटो का दूं या फिर पोटैटो का दूं? और वो सो जाता है और सोते हुए कहता है यहाँ पर आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्वीन बी। जिसके बाद सेजुन सो जाता है, लेकिन क्वीन बी के कुकुन में कुछ हलचल हो रही थी और तभी वहाँ से एक तेज सी रोशनी आती है और हम देखते हैं कि कुकुन में से क्वीन बी बाहर आ जाती है, जो सेकंड जनरेशन की पॉइजन क्वीन बी होती है। तभी वो सेजुन को देख लेती है और उड़ते हुए सेजुन के पास चली जाती है और वो सेजुन को देखने लगती है। तभी सिस्टम कहता है न्यूबॉर्न क्वीन पॉइजन हनी बी टावर फार्मर पार्क सेजुन को अपना ओनर मानती है और वो सेजुन के हाथ पर फूल देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी ओरिजिनल क्वीन बी केव से बाहर आती है और वो न्यूबॉर्न बेबी के पास चली जाती है और वो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद क्वीन पॉइजन बी बेबी पॉइजन बी को उड़ना सिखा रही थी और न्यूबॉर्न क्वीन पॉइजन बी भी अपनी मॉम को पहचान लेती है। जिसके बाद न्यूबॉर्न क्वीन बी जाकर सेजुन से गले लगा लेती है। तभी सेजुन अपनी नींद से उठता है और कहता है कि क्या हुआ है। तभी सिस्टम कहता है कि क्वीन पॉइजन बी हैच हो चुकी है और बेबी क्वीन पॉइजन बी तुम्हें अपना ओनर मानती है, जिस कारण तुम्हारा बी कीपिंग लेवल 2 पर चले जाता है। तभी सेजुन देखने लगता है कि हैच हुए पॉइजन हनी बी कहाँ है, क्या वो गायब हो गई है? और हम ऑक्स 3 को देखते हैं जो ऑक्स किंग को घास दे रहा होता है। ऑक्स किंग कहता है क्या ये वहाँ पर फेंके हुए थे? ऑक्स 3 कहता है हाँ कैप्टन। ऑक्स किंग कहता है कि ये ग्रास बहुत अलग है, ये ऐसी ग्रास है जिसे मैंने पहले नहीं देखा और ये बहुत ज्यादा छोटा है जिसे हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तभी ऑक्स 3 कहता है कि मुझे माफ कर दो कैप्टन, और वो डकार लेता है। तभी ऑक्स किंग सोचता है कि हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मिनिएचर स्पीसीज का डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, इसमें से बहुत ज्यादा स्वीट स्मेल आ रही है। चलो देखते हैं क्या है। जैसे ही वो उसे खाता है तो उसे इतनी खुशी मिलती है कि जैसे उसने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, जिससे उसके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है। ऑक्स किंग कहता है कि तुमने कर दिखाया ऑक्स 3, अगर हमारे पास ऐसी बहुत ज्यादा घास हो तो हम इस बंजर जमीन को वापस से अच्छा कर सकते हैं। ऑक्स किंग सोचता है आखिरकार वो फॉरेस्ट में हो क्या रहा है कि ऐसी किस्म की ग्रास बंजर जमीन पर क्या कर रही है। 99 फ्लोर पे अब क्या चेंजेस होने वाले हैं। अगर मुझे जाना होता तो मैं वहाँ पर खुद से चले जाता और जितने हो सके उतने पौधों को यहाँ पर ला लेता, लेकिन मैं यहाँ पर वे पॉइंट को छोड़कर नहीं जा सकता और मुझे पता भी नहीं है कि यहाँ पर कितनी घास है और मैं वे पॉइंट के दूर कुछ ही समय तक जा सकता हूँ। तभी ऑक्स किंग चिल्लाकर कहता है ऑक्स 3 जाओ जाकर इस घास का असली सोर्स को ढूंढो, अगर तुम्हें ये फिर से मिल जाए तो तुम इसे ले आना, अगर कोई इसे जानबूझकर उगा रहा है तो उसकी आइडेंटिटी भी पता कर लेना। तभी ऑक्स 3 कहता है कैप्टन मैं जाने से पहले एक छोटा सा नैप ले लूं, मैंने बहुत समय बाद बहुत ज्यादा खाया है, लगता है मुझे फूड कोमा आ रहा है। तभी ऑक्स किंग ऑक्स 3 के पीछे पड़ जाता है और कहता है कि जल्दी यहाँ से निकलो। ऑक्स 3 कहता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद हम 37 फ्लोर पे देखते हैं थियो कहता है ओ इंसान मैं वापस आ गया हूँ। तभी हंटर्स कहते हैं वांडरिंग मर्चेंट कैट तुम इतनी देर से क्यों आए हो? थियो कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं कुछ काम में लग गया था, जिसके बदले आज जो मैं मैजिकल चेरी टोमेटोस बेच रहा हूँ वो स्पेशल है। तभी हंटर कहता है स्पेशल? मैजिकल चेरी टोमेटोस पहले से ही स्पेशल है। थियो कहता है ये उससे भी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये है डी ग्रेड मैजिक चेरी टोमेटोस, जिसको देखकर पूरे हंटर्स शॉक हो जाते हैं एक को छोड़कर, और वो पूरे बात करने लगते हैं। एक हंटर कहता है ये तो 20 ग्राम फैट कम करता है और ये पहले मैजिकल चेरी टोमेटोस के स्टार्ट से 2 गुना ज्यादा है। डोंग सिक्स सोचता है ये तो डी ग्रेड चेरी टोमेटोस है जिसे मैंने पहले कभी भी नहीं देखा, ये तो बहुत ज्यादा शानदार है, मैं इसे खाकर दुगने पैसे बचा सकता हूँ। थियो कहता है कि आज हम 400 यूनिट एक साथ बेचेंगे और मेरे पास पूरे 2000 चेरी टोमेटोस हैं। जिसके बाद पूरे हंटर्स ऑक्शन में कहते हैं 70 टावर कॉइन्स, 90 टावर कॉइन्स, और थियो पूरे टमाटर बेच देता है। थियो हंसते हुए कहता है कि ये ट्रेड से मेरे प्रॉफिट 1000 टावर कॉइन्स तक रीच हो चुके हैं, अब मैं आखिरकार एक मिड लेवल
वांडरिंग मर्चेंट बन चुका हूँ। जब मैं एक बार मिड लेवल वांडरिंग मर्चेंट बन जाऊँ तब कल्टीवेटर के मार्किंग की रिस्ट्रिक्शन चली जाएगी, जिसके बाद मुझे पार्क सीजन के आगे छुपना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं अब बिगनर नहीं रहा। सुहा कहती है थियो चलो एक पिक्चर लेते हैं। थियो कहता है चलो अब दूसरे बिजनेस पे काम करते हैं, एक मिड लेवल वांडरिंग मर्चेंट के जैसा। अब पूरे लाइन में खड़े हो जाओ और मेरे पॉज को टच करो और मुझे रिवॉर्ड दो, जिसको देखकर सुहा भी शॉक हो जाती है कि आखिरकार कर क्या रहा है। तभी थियो कहता है कि तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या यहाँ पर कोई भी नहीं है। सुहा कहती है कि तुम बहुत ज्यादा समय से नहीं आ रहे थे और जो भी तुम्हारे लिए वेट कर रहा था वो टावर के नीचे चले गया है। थियो कहता है कि मुझे डाउट आया ही था क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कम लोग दिख रहे थे। तभी सुहा कहती है कि निराश मत हो, थोड़ा चूरू खा लो। थियो कहता है ये प्लॉबर मेरी प्राइड की है। थियो सोचता है कि मुझे सेल्स कैट की अथॉरिटी बहुत ज्यादा समय के लिए चाहिए थी, लगता है मेरे फ्रेंड पास उतने ज्यादा लकी नहीं है। तभी वहाँ के दो हंटर्स थियो को देखकर कहते हैं कि वो वहाँ है, वही है वांडरिंग कैट मर्चेंट। तभी वो हंटर सुहा से कहते हैं क्या तुम वही हो जो वांडरिंग मर्चेंट के साथ फोटोज लेती हो। थियो कहता है कि ये तुम्हें कैसा पता है, मैंने तुम्हें इंस्टाग्राम में देखा था, क्या हम साथ में एक फोटो ले सकते हैं। थियो सोचता है इंस्टाग्राम, और वो सोचता है कि मुझे इसमें से पैसों की बू आ रही है और कहता है अगर तुम फोटोज लेना चाहते हो तो मुझे रिवॉर्ड दो। जिसके बाद सुहा थियो को इंस्टाग्राम दिखाती है। थियो कहता है तो वो लोग उस अपलोडेड पिक्चर को देखकर यहाँ पर आए हैं जिसके साथ वो मेरे साथ भी फोटोज लेना चाहते हैं। सुहा कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था। पर वो सोचती है कि ये गुस्से में आ रहा है क्योंकि मैंने इसे बिना बोले अपलोड कर दिया था। थियो कहता है हाँ बिल्कुल तुम्हें माफी मांगनी होगी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बोला कि ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है, तुम क्या कर रही हो, जल्दी से मेरी फोटो लो और अपलोड करो। जिसके बाद से थियो अलग अलग पोस्ट देने लगता है और सुहा भी फोटो लेने के काम में लग जाती है और वो कहती है थियो तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट हो। थियो कहता है क्या तुम्हें सब कुछ मिल गया है, अगर कोई क्यूट और कूल वांडरिंग मर्चेंट कैट थियो से मिलना चाहता है उन्हें कह देना कि वो 38th फ्लोर को आ सकते हैं, अगर कोई भी ज्यादा रिवर्स लाएगा तो थियो नाच भी सकता है। ये एक ऐसा मोमेंट था जब इंस्टाग्राम में एक स्टार बॉर्न हुआ था, जिसके बाद थियो वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल था, अगली बार के फोटोज अच्छे आने चाहिए तो मैं अच्छे से तैयार होकर आऊंगा। मुझे अभी से सुने आ रहा है कि मेरे रिवॉर्ड्स इंक्रीज हो रहे हैं, मुझे देखो सेल्स कैट थियो, मेरा मतलब मुझे लगता है कि मैं अब चेयरमैन के पोजीशन पे भी जा सकता हूँ। और वो खुशी से हंसने लगता है क्योंकि वो सेजुन को अपने इशारों पे नचा सकता है। तभी थियो के ऊपर जोर से हवा आती है। थियो कहता है कि ये क्या था, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है मेरे फर को सीधा करने के लिए, लेकिन अब ये खराब हो चुका है। तभी वुल्फ 2 वुल्फ 3 थियो को घूरने लगते हैं, जिनको देखकर थियो डर जाता है। जैसे ही वो अपने पीछे देखता है तो वहाँ पर एल्का खड़ा होता है और थियो का रिएक्शन ऐसा होता है तभी वो थियो के ऊपर हमला करते हुए कहता है क्या तुम ही वो वांडरिंग मर्चेंट हो जिसने स्ट्रॉ हैट ली थी। थियो डरते हुए कहता है तुमने क्या कहा। तभी एल्का चिल्लाते हुए कहता है जवाब दो बुद्धू कैट, क्या तुमने ब्लैक स्मिथ के पास से स्ट्रॉ हैट ली या नहीं, अगर तुम मुझे सही से आंसर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा लूंगा। थियो डर के मारे रो रहा था। एल्का फिर से कहता है मुझे जवाब दो कि तुमने स्ट्रॉ हैट लिया है या नहीं। लेकिन तभी उन दोनों के आगे कोई चीज गिरती है। एल्का उसे देखने लगता है और उस चीज में से धुआं निकलने लगता है और वो पूरी तरह फैल जाता है। तभी वुल्फ 2 कहता है ये तो एक स्मेल बॉम्ब है। वुल्फ 3 कहता है इसमें तो बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, मेरा नाक बंद हो जा रहा है। तभी हम उनके बीच में किसी की आंख को देखते हैं जो जल्दी से थियो को हाथ पकड़ के उसे खींच कर लेकर जा रही थी। तभी थियो उसे देखकर पहचान लेता है और कहता है जिरात, और वो इशारों में कहती है कि खामोश। और जिरात थियो को कहती है जल्दी मेरे पीछे आओ, और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी एल्का उन्हें देख लेता है और कहता है ये तो भाग रहे हैं, तुम दोनों क्या कर रहे हो, उन्हें जल्दी फॉलो करो। लेकिन तब तक उन दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो कहते हैं प्लीज हमें बचाओ। एल्का कहता है ऐसा लगता है कि हमने अपने मिशन को फेल कर दिया है। और हम थियो और जिरात को देखते हैं जो भागते हुए एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। तभी जिरात कहती है कि अब वो हमारे पीछे नहीं आएंगे। थियो कहता है जिरात तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सोचा था कि मैं बहुत ज्यादा ट्रबल में फंस गया हूँ। जिरात कहती है कि तुमने भी पहले मुझे बचाया था, इसलिए मैंने अपने फेवर को वापस कर दिया। थियो कहता है फिर भी तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसान चुका कर ही रहूंगा। क्या तुम ग्रिल्ड फिश को चाहती हो। तभी जिरात सोचती है कि अब मेरा वक्त आ चुका है और वो कहती है अगर तुम बुरा नहीं मानते हो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ, जिससे मैं तुम्हारे पास से बहुत कुछ सीख सकूँ। थियो कहता है ठीक है चलो साथ में चलते हैं। जिरात कहती है चलो हम मर्चेंट डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, मैं तुम्हें सबसे फास्टेस्ट रूट में लेके जाऊंगी। थियो कहता है पहले मुझे मर्चेंट गिल्ड में जाना होगा और मिड लेवल मर्चेंट की प्रमोशन के लिए अप्लाई करना है। तभी जिरात कहती है क्या प्रमोशन, वो भी मिड लेवल मर्चेंट तक, लेकिन तुम्हारे वांडरिंग मर्चेंट बने हुए कुछ ही महीने हुए हैं। थियो कहता है जिरात ये तुम्हें कैसे पता है। तभी जिरात सोचती है लगता है मैं फंस गई हूँ, लगता है उसने मुझे पहचान लिया है कि मैं एक एजेंट हूँ वांडरिंग मर्चेंट सीक्रेट इंस्पेक्शन की। थियो कहता है कि मुझे तुम पर शक आ रहा है, अब तुम मुझे ये मत कहना। तभी जिरात कहती है असल में क्या हुआ था। लेकिन तभी थियो चिल्लाकर कहता है क्या तुमने इतनी ज्यादा बात करी वो बदमाश कैरन से। तभी जिरात कहती है कि मैंने उसे नहीं पूछा था, लेकिन उसने हर चीज मुझे बता दी। थियो कहता है वो बदमाश ऐसे कैसे हर चीज बोल सकता है। जिरात सोचती है अच्छा हुआ मैं बच गई हूँ। जिरात कहती है कि तुमने 1000 टावर कॉइन्स इतने कम समय में कैसे कमाए हैं, वो इतना ज्यादा अमाउंट है जो मेरे जैसा लोली वांडरिंग मर्चेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकते। क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम क्या स्पेशल आइटम बेच रहे हो। तभी जिरात सोचती है ये तो सच है, बगैर किसी स्पेशल सपोर्ट के ये करना नामुमकिन है और इतने कम समय में इतने ज्यादा पैसे कमाना बहुत मुश्किल है और हमें अभी तक पता नहीं चला
कि उनके पास बैकअप प्लान क्या है और वो आखिरकार कितने डेंजरस आइटम सेल करते हैं। अगर ये वही केस है तो मैं इसे पहले अरेस्ट कर लूंगी, जिससे मैं अपने इंस्पेक्शन ब्यूरो के ऑनर को बचा सकूं। थियो कहता है मैं तो चेरी टमाटोस बेचता हूँ। जिरात कहती है क्या चेरी टमाटोस? क्या वो ठीक है, क्या वो रेड और राउंड फ्रूट्स, वो चेरी टमाटो? थियो कहता है हाँ, और वो अपने बैग में देखते हुए कहता है मैंने सब कुछ बेच दिया है, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी बचा नहीं है, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। अब चलो हम चलते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। जिरात सोचती है क्या उसने 1000 टावर कॉइन्स सिर्फ चेरी टमाटोस को बेचकर कमाया है? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो इस पे बहुत ज्यादा शक हो रहा है। जिसके बाद हम असली वर्ल्ड में देखते हैं, माइकल कहता है ये तो डी ग्रेड मैजिक चेरी टमाटो है और ये 20 ग्राम फैट को खत्म कर देता है और इसकी परफॉर्मेंस भी ई ग्रेड की तुलना में डबल हो चुकी है और इसका टेस्ट भी ई ग्रेड से बहुत ज्यादा अच्छा है। जेनी क्या हमें रिजल्ट्स मिले हैं जो मैजिकल चेरी टमाटोस हमने अर्थ पे लगाया है? तब जेनी कहती है जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये उग के एक मैजिकल चेरी टमाटो बन चुका है। माइकल कहता है जैसे कि मैंने सोचा था ये एक टावर का आइटम है और टावर के अंदर के पौधों का रिजल्ट क्या है? तभी जेनी कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं सीईओ हूँ और हमने 100 ई ग्रेड मैजिकल चेरी टमाटोस को फर्स्ट फ्लोर में लगाया है और सक्सेसफुली 10 चेरी टमाटोस उग चुके हैं जिसको हमें जल्दी ही हार्वेस्ट करना है। तभी माइकल कहता है कि ये सच है जेनी, तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है। तभी जेनी कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया चेयरमैन, ये तो हमने पहले से ही एक्सपेक्ट किया था क्योंकि अपने पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी जो है अब हम पौधों की जर्मिनेशन को 50% तक बढ़ा सकेंगे। माइकल कहता है हाँ मैं देख पा रहा हूँ कि काम बहुत आराम से जा रहा है। जेनी कहती है तो फिर टावर फार्म के प्रोजेक्ट के लिए बजट कितना होगा? माइकल कहता है कि मैंने पहले ही बोर्ड को भेज दिया है, अब हम अवेकन हंटर्स को हायर करेंगे और फर्स्ट फ्लोर में एक फार्म को क्रिएट करेंगे और वहाँ के मॉन्स्टर्स को भगा देंगे। और वो हंसते हुए कहता है कि ये टावर फार्म प्रोजेक्ट है और इतने समय के बाद मेरा बिजनेस अभी ऊपर आने वाला है। और हम दूसरी तरफ थियो को देखते हैं जिसका मिड लेवल मर्चेंट बैच आ चुका होता है। तभी काउंटर वाला कहता है कि तुम प्रमोट हो चुके हो, तुम एक मिड लेवल मर्चेंट बन चुके हो। थियो खुशी से कहने लगता है वाह मैं तो मिड लेवल मर्चेंट बन चुका हूँ। और जिरात भी थियो को कांग्रेचुलेशन कह रही थी। थियो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, अभी इसी फ्लो के साथ हम ट्रेडिंग मार्केट को जाएंगे और वहाँ से कुछ जरूरी सामान खरीद लेंगे। तभी जिरात सोचती है ट्रेडिंग मार्केट, और वो दोनों मिड लेवल मर्चेंट एरिया को चले जाते हैं जहाँ पर कोई भी वार्निंग मर्चेंट अपने स्किल्स और एबिलिटीज को दिखा सकता है। वहाँ के मर्चेंट्स अपने एबिलिटीज के हिसाब से सामान को कम या ज्यादा प्राइस में खरीदते हैं जिससे उनकी मर्चेंट की एबिलिटी बढ़ जाती है। जिरात सोचती है कि ये जगह एक ऐसी बैटलफील्ड है यहाँ पर अगर तुम थोड़ा भी हिचकिचाए तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये जगह का लेवल जंक शॉप से बहुत ज्यादा अलग है, अब तुम कौन सी टेक्निक यूज करने वाले हो? थियो कहता है कि मैं सामान यहाँ से खरीदने वाला हूँ। जिरात सोचती है क्या ये जगह, यहाँ पर तो हमें अलग अलग सामान मिलेंगे। जिसके बाद हम शॉप के अंदर देखते हैं थियो कहता है ये 2 कुकिंग के बर्तन और एक थ्रेड और एक नीडल का सेट चाहिए, ये सबका मिलाकर कितना हो जाएगा? तभी जिरात कहती है क्या तुम यहाँ पर होलसेल आइटम खरीदने के लिए नहीं आए हो जो तुम दूसरे फ्लोर में बेचोगे? थियो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं चेरी टमाटोस को बेचता हूँ। तभी जिरात को याद आता है कि तुमने मुझे चेरी टमाटोस कहा था और जिरात सोचती है मैं सोच रही थी कि आखिरकार मैं इसके स्किल्स को देख लूंगी। तभी दुकानदार कहता है कि ये पूरा मिला के 2.4 टावर कॉइन्स होगा, क्या इसका प्राइस कम है? अगर हम ये पूरे सामान को मिला भी दे तो इसका पूरा टोटल 2 टावर कॉइन से कम होना चाहिए, जिसका मतलब स्टोर ओनर इसे लूट रहा है। और वो अपने दिमाग में इमेजिन कर रही होती है कि स्टोर ओनर कह रहा है मैं तुम्हें ओवरचार्ज कर रहा हूँ, अब मुझे पैसे दो। और थियो बहुत ज्यादा भोला भाला है। तभी थियो कहता है प्लीज मुझे डिस्काउंट दो। और जिरात की इमेजिनेशन में हम देखते हैं कि थियो स्टोर ओनर से लड़ रहा है और वो सोचती है क्या इसने इसको सिंपल ले लिया है, ये तो वही शर्मनाक ट्रिक है जो उसने पहले इस्तेमाल किया था। तभी दुकानदार कहता है ओ मिस्टर मैं तुम्हें पहले ही होलसेल के प्राइस में दे रहा हूँ। जिरात सोचती है कि ये इसलिए पॉसिबल है कि पहले जो आइटम्स वो देख रहा था उसकी क्वालिटी बहुत खराब थी और वो एक अलग जगह थी। तभी दुकानदार कहता है तो मैं तुम्हें ये 2.2 टावर कॉइन में दे दूंगा, मैं तुम्हें डिस्काउंट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरे आगे अच्छा इंप्रेशन जमा लिया है। तभी जिरात सोचती है कि एक पुरानी टेक्निक है, पहले हमें एक हाई प्राइस देना है कि वो मेंटली कस्टमर्स को ऐसा समझाएगा कि वो चीप सामान ले रहा है। और जिरात फिर से इमेजिन करने लगती है। शॉप ओनर कहता है कि अब वो तुम्हें जाने नहीं देगा, तुम्हें इसे खरीदना ही होगा। तभी थियो कहता है चलो यार मुझे और डिस्काउंट दो। और हम जिरात के इमेजिनेशन में देख ही सकते हैं कि थियो फिर से काउंटर अटैक कर चुका है। दुकानदार कहता है देखो मिस्टर मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें होलसेल प्राइस में दे रहा हूँ, तुम इतने कम प्राइस में कहाँ पर भी नहीं खरीद पाओगे। थियो कहता है अगर ऐसा है तो चलो जिरात हम यहाँ से जाते हैं। जिरात कहती है क्या थियो तुम अभी बार्गेन नहीं करोगे? थियो कहता है कि उसी ने तो मुझे कहा है कि वो डिस्काउंट नहीं देगा इसलिए हम कहीं और जाएंगे। तभी दुकानदार कहता है ओ मिस्टर तुम इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे हार गया हूँ, तुम मुझे 2 टावर कॉइन दे देना। और वो सोचता है ये तो दिखने में मामूल दिख रहा था, मैं तो इसे बिगिनर समझ रहा था। थियो कहता है कि 1.8 टावर कॉइन या मैं जा रहा हूँ। दुकानदार कहता है ठीक है तुम इसे 1.8 टावर कॉइन में लेके जा सकते हो। थियो कहता है तुम्हारा शुक्रिया। जिरात सोचती है कि एक ऐसी डिस्काउंट टेक्निक है जो कुछ भी चांस नहीं छोड़ती है, अगर तुम्हें खरीदना है तो खरीदो या नहीं। ये शॉप ओनर की आराम से हार है जो इसे लूटना चाह रहा था। और हम जिरात के इमेजिनेशन में देखते हैं कि ये फाइट तो फेयर नहीं थी लेकिन इसका विनर पहले से ही रेडी था। मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जिसे स्पेशल एजुकेशन मिला था लेकिन मैं इस लड़ाई को
को इतनी जल्दी नहीं लड़ पाती थी, मैं तो बस इसे 2 टावर कॉइन दे देती थी। तो सच में इसका मतलब ये है कि उसने 1000 टावर कॉइन्स चेरी टमाटोस को बेचकर कमाया है। थियो कहता है चलो जिरात हम चलते हैं। तभी जिरात सोचती है क्या मैं एक हिस्टोरिकल मूवमेंट देख रही हूँ जहाँ पर एक जीनियस मर्चेंट बॉर्न हुआ है। थियो सोचता है मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ, जैसे कि मुझे सेजुन ने कहा था, मैंने तो उसे 3 बार डिस्काउंट देने के लिए कहा था। जिरात कहती है थियो मैं अब जाने वाली हूँ। थियो कहता है क्या इतनी जल्दी, तुम एक मील खाकर जा सकती हो, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। जिरात कहती है नहीं मैं तुम्हें और परेशान नहीं कर सकती, तुम्हारा शुक्रिया, आज मैंने बहुत ज्यादा चीजें सीखी है, तुम्हारा धन्यवाद, क्योंकि तुमने मुझे एक चांस दिया था जिससे मैं अपने आप को पहचान पाई। तुम प्लीज अपना ध्यान रखना, तुम अगली बार फिर से वुल्फ्स को मिल सकते हो। वो कहकर जिरात वहाँ से चली जाती है। थियो सोचता है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज फॉक्स थी, और हम थियो को देखते हैं जो कहता है मुझे जल्दी से वापस जाना है और सेजुन के ऊपर एक नैप लेना है। जिसके बाद हम मर्चेंट एसोसिएशन ब्यूरो में देखते हैं जिरात पेपर में कुछ लिख रही होती है। तभी जिरात की असिस्टेंट कहती है कि डायरेक्टर तुमसे एक मीटिंग करना चाहती है लैंडलॉर्ड ग्रिड के सामान के चोरी होने के बारे में, क्या मैं उन्हें बता दूं कि तुम बिजी हो। जिरात कहती है नहीं मैं डायरेक्टर के ऑफिस में जल्दी ही चले जाऊंगी, और वो अपने असिस्टेंट को एक डॉक्यूमेंट देती है। ये रिपोर्ट एक वॉन्डरिंग मर्चेंट की है जिसके ऊपर हम नजर रख रहे थे, और ये डॉक्यूमेंट मर्चेंट पैसेजवे के मैनेजर को भेज देना और कह देना कि अभी इस पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट कहता है ये तो वही पहले वाला वॉन्डरिंग मर्चेंट कैट है जो बार्गेनिंग करने के लिए एक जीनियस है। जिरात कहती है कि मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में किसी रियल मर्चेंट को देखा है। जिसके बाद हम 99 फ्लोर पे देखते हैं सेजुन और क्विंग ऑनियन के पत्तों को निकाल रहे थे। तभी सेजुन कहता है क्विंग की मॉम तो अभी निगरानी कर रही है, तो इस वक्त यहाँ पर कोई भी चोर नहीं आ सकता। आज हमने कॉर्न और चेरी टमाटोस को भी बाहर लगा दिया है। ऐसा लगता है कि केव के बाहर अपना फील्ड बहुत बड़ा हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि रैबिट के जैक से पानी नहीं आ रहा था। सेजुन कहता है क्या पानी नहीं आ रहा है, क्या तुम्हारे जैक से इन्फिनिट पानी आना नहीं चाहिए था। तभी ब्लैक रैबिट और मोटा रैबिट भागकर सेजुन के पास आते हैं। वो सेजुन को कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। देखने में ऐसा लगता है कि मोटा रैबिट बहुत ज्यादा खुश है। जिसके बाद वो सब लोग केव के अंदर आ जाते हैं। सेजुन देखता है कि तालाब में क्रेफिश आ चुकी है। वो कहता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रेफिश आ चुकी है, क्या वो पिरानस के राउंड से यहाँ पर आ चुके हैं। आखिरकार उस होल के नीचे कैसा इकोसिस्टम है। क्रेफिश जब मैं इसके बारे में यूट्यूब पे देखता था तो ये बहुत ज्यादा टेस्टी रहता था, और काफी सारे यूट्यूबर्स भी इसे बहुत ज्यादा टेस्टी कहते थे। ब्लैक रैबिट चलो हम इन्हें पकड़ते हैं, वो दिखने में ऐसे है लेकिन वो बहुत ज्यादा टेस्टी होंगे, तुम्हें वो बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। जिसके बाद ब्लैक रैबिट अपना हथौड़ा समन कर लेता है। हम इसे अच्छी अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं कर सकते जिससे हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलेगा। जिसके बाद वो दोनों मिलकर क्रेफिश को पकड़ने लगते हैं, जिसके कारण सेजुन का लेवल अप हो रहा था। उसे 30 एक्सपी मिलती है, और बाकी के रैबिट्स डिफीट हुए सो क्रेफिश को लेकर दूसरी जगह लेके जा रहे थे। तभी निंजा रैबिट उसे कट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था, जिसको देखकर वहाँ के पूरे रैबिट शॉक हो जाते हैं। तभी सेजुन कहता है कि उनके शेल्स बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, हम उन्हें तब तक कट नहीं कर सकते जब तक हम उन्हें अच्छे से पका नहीं लेते। चलो अब हम इन्हें ग्रीन ऑनियन के साथ व्रैप कर लेते हैं, और उसके बाद हम इन्हें ग्रिल कर लेंगे। जिसके बाद वो क्रेफिश को ऑनियन के पत्तों के साथ व्रैप कर लेकर उसे पका लेते हैं, जिसकी खुशबू को देखकर उन सबके मुंह खुल जाते हैं। चलो अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये पक गया है या नहीं। और वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा लाल हो चुका है, ये अच्छा पक गया है। अब मुझे देखो इसे कैसे खाते हैं। इसे अच्छे से पकड़ लेना और इसके हेड से इसके बॉडी को अलग कर देना, जिससे ये आराम से ओपन हो जाएगा। और इसके फ्लेश को देखो कितने अच्छे से पका है। इसका जो सॉल्टी सेंट है वो मेरे मुंह में पानी ला रहा है। अब तुम सब लोग एक एक क्रेफिश खा सकते हो। जिसके बाद पूरे खरगोश खुशी से क्रेफिश को खाने लगते हैं, जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है। सेजुन कहता है ये बहुत ज्यादा टेस्टी है और इसमें हमें सॉल्ट की जरूरत भी नहीं है, इसमें पहले से ही इसकी सीजनिंग हो चुकी है। तभी मदर रैबिट बाकी की चीजों को फेंक रही थी। सेजुन कहता है कि हम उसे फेंकने नहीं वाले हैं, तुम इसके अंदर उसके सर के ऑर्गन्स को देख सकते हो। अगर तुम इसमें कुछ भी डिप करोगे तो इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। सेजुन कहता है कि इसका फ्लेवर तो बहुत ज्यादा ही टेस्टी है। ब्लैक रैबिट सेजुन को देखकर उसे ट्राई करने के लिए आगे बढ़ता है। सेजुन कहता है क्या तुम ये ट्राई करना चाहते हो। जिसके बाद ब्लैक रैबिट उसे शक से लेता है और उसे खा लेता है, जिसका टेस्ट उसे भी बहुत ज्यादा पसंद आता है। सेजुन कहता है कि तुम क्या सोचते हो, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है ना। लेकिन ब्लैक रैबिट तो जल्दी से खा रहा था। सेजुन कहता है कि मैं तुम्हें और ज्यादा देने वाला हूँ, तो तुम बहुत ज्यादा खा सकते हो। तभी गुफा के बाहर क्विंग आता है जो उन्हें बुलाने लगता है। सेजुन कहता है क्विंग थोड़ी देर के लिए इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए भी थोड़े ला रहा हूँ, तुम संभल कर रहना, तुम गिर भी सकते हो। और क्विंग इतने सारे क्रेफिश को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सेजुन कहता है कि पहले तुम्हें इसके सर को ट्विस्ट करना है, जिससे तुम सर को और बॉडी को अलग कर सकते हो। लेकिन तब तक क्विंग क्रेफिश को खा लेता है। सेजुन कहता है क्या ये टेस्टी है, और क्विंग सर हिलाता है। सेजुन कहता है कि मैंने सुना था कि इसके शेल में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है। जिसके बाद हम टावर के सेकंड फ्लोर पे देखते हैं अवेकन हंटर्स स्केलेटन मॉन्स्टर के विलेज पर हमला कर देते हैं, जिससे बचकर वहाँ के पूरे स्केलेटन वहाँ से भाग रहे थे। लेकिन हंटर्स उन्हें पकड़ पकड़ कर मार रहे थे, जो पूरा काम माइकल करा रहा था, जहाँ पर वो फार्मिंग कर सके। तभी हंटर कहता है कि आपका स्वागत है वाइस चेयरमैन। माइकल कहता है लगता है यहाँ पर काम आराम से हो रहा है, हम जल्दी इस बड़े फार्म को एक्वायर कर लेंगे। तभी हंटर कहता है कि हमने पूरे मशीनरीज को काम पर लगा दिया है और हमने आधे से ज्यादा स्केलेटन विलेज को सीज कर लिया है। माइकल कहता है क्या तुम कह रहे हो सिर्फ आधा। तभी हंटर कहता है मुझे माफ करना वाइस चेयरमैन। माइकल कहता है कि तुम्हें कितना वक्त लगेगा। हंटर कहता है जैसे ये एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है और नए मशीनरीज के लेवल भी बहुत ज्यादा कम है, ऐसा लगता है कि और कुछ महीने चलेगा। तभी माइकल हंटर को एक लिस्ट दिखाता है, हमने इन सबकी उधारी को ले
लिया है और उन्हें टिकट देकर अवेकन किया है और हमने उनसे एक लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके कारण वो टावर से बाहर नहीं जाएंगे। तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इतना काफी होगा। मैं तुम्हें एक हफ्ते का टाइम देता हूँ, तुम इस पर ज्यादा फोकस करो और इस पूरी जमीन को हथिया लो। तभी हंटर कहता है आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया सर। तभी वहाँ पर फार्म प्रोजेक्ट की एक हंटर कहती है वाइस चेयरमैन हम आपके लिए इंतजार कर रहे थे, चेरी टमाटोस आखिर तक उग चुके हैं, क्या आप इन्हें टेस्ट करना चाहते हो? माइकल कहता है कि आखिरकार वक्त आ चुका है और वो एक टमाटर को तोड़ लेता है और कहता है जैसे कि मैंने उम्मीद की थी ये एक आइटम नहीं है, चलो अब इसका टेस्ट चेक करते हैं। जैसे ही वो इसे खाता है वो उल्टी कर देता है। तभी फार्म प्रोजेक्ट के मेंबर्स कहते हैं वाइस चेयरमैन क्या हुआ है? माइकल कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है? तभी वो हंटर कहती है कि आखिरकार हुआ क्या है? माइकल कहता है इसमें से किसी का भी टेस्ट नहीं आ रहा है। जिसके बाद वो हंटर्स भी उस टमाटर को खाते हैं लेकिन वो भी उल्टी कर देते हैं और वो हंटर कहती है कि हमने हाई क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स और सप्लीमेंट्स दिए थे लेकिन इसमें से टेस्ट ही नहीं आ रहा है। तभी दूसरी हंटर कहती है कि ये फ्रूट की हर एक कंपोनेंट सबसे ज्यादा लो क्वालिटी की है। तभी माइकल गुस्से से उस टमाटर को लेकर पेड़ से मारने लगता है। तभी वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि टमाटर में सीड ही नहीं है। तभी माइकल सोच रहा होता है कि इस टमाटर में सीड ही नहीं है और बिना सीड के कल्टीवेशन करना तो इम्पॉसिबल है। अब तो मुझे ये मत कहना है कि ये उसके कारण है। और हम 10 साल पहले माइकल की स्टोरी देखते हैं जब वो पहली बार टावर के अंदर आया था। वो बहुत ज्यादा लकी था क्योंकि उसने टावर के अंदर वैनिशिंग पॉइंट के साथ एंट्री किया था और वो सभी हंटर्स की तरह वहाँ पर घूम रहा था और उसका ऐसा ड्रीम था कि उसके टावर में एक ऐसी अच्छी जमीन चाहिए जहाँ पर वो काम कर सके क्योंकि यहाँ पर 24 आवर्स सन रहता है और यहाँ की जमीन की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और वो सोचता है अगर वो टावर के अंदर क्रॉप्स को ग्रो करेगा जिसके साथ वो ग्लोबल फूड मार्केट में राज कर सकेगा। लेकिन टावर से जाने से पहले उसने अपने आप को अच्छे से लेवल अप कर लिया था। जिसके बाद वो सीधा कंपनी जाता है और अपने पिता को कन्विंस करने की कोशिश करता है और टावर फार्मिंग प्रोजेक्ट भी आराम से चल रहा था क्योंकि वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि कोई भी सीड से वहाँ पर पौधे नहीं उग रहे थे। वहाँ पर माइकल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि इस प्रोजेक्ट में उसने बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे और पिछले 1 साल से कई अलग अलग तरह के सीड्स को इस्तेमाल किया है जिससे वो टावर के अंदर एक अच्छा सा एनवायरनमेंट तैयार कर सके। लेकिन अब तक यहाँ पर एक भी पौधा नहीं उगा है। तभी टीवी पे हम एक रिसर्च को देखते हैं जो भी अवेकन हंटर होता है जैसे वो टावर के अंदर जाता है तो वो अपने रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज को लूज कर देता है। जैसे वो टावर के बाहर जाएगा वो नॉर्मल हो जाएगा। ये न्यूज बहुत ज्यादा शॉकिंग थी और ऐसे ही झाड़ों के साथ होता है और ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिससे बाहर से आने वाले सीड्स लेवल अप हो जाए। जिसके कारण माइकल ने एक दूसरा रास्ता ढूंढा। वो सोचता है कि वो टावर के अंदर के क्रॉप से इस्तेमाल करेगा। तभी एक वांडरिंग मर्चेंट कहता है कि मैं वो सीड्स तुम्हें नहीं बेच सकता क्योंकि 55 फ्लोर का एक ग्रीडी आदमी जिसका नाम ग्रीड है वो यहाँ के क्रॉप्स को हैंडल करता है। लेकिन तब तक माइकल सिर्फ टावर के 10th फ्लोर पे ही रहता है। उसने इस प्रोजेक्ट में इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए जिसके कारण उसके पिता और उसके कंपनी के डायरेक्टर्स उसको एक बेकार इंसान समझ रहे थे। जिसके कारण माइकल का ये ड्रीम टावर फार्मिंग प्रोजेक्ट उसके आंखों के आगे ही टूट गया था। और हम प्रेजेंट के माइकल को देखते हैं जो कहता है कि मैं ऐसे हार नहीं मान सकता और तुम सब सुनो, पूरे हंटर्स को 38 फ्लोर पे एक साथ ला लेना। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने पैसे खर्च करते हैं, जाकर पूरे डी ग्रेड के मैजिकल चेरी टमाटोस को वांडरिंग मर्चेंट के पास से खरीद लेना। अगर ई ग्रेड काम नहीं करता है तो मैं डी ग्रेड चेरी टमाटोस को कल्टीवेट करूंगा, शायद हमें कुछ अलग रिजल्ट देखने को मिले क्योंकि इसका ग्रेड बहुत ज्यादा है। मैजिकल चेरी टमाटोस मैं तुम्हें मेरे हाथ से जाने नहीं दूंगा। तो गाइस आप लोग कितने सपोर्ट करोगे ना, मैं भी उतने ही वीडियो बनेगा, ठीक है? मस्त डाल कर वीडियो ठीक से फन कंटेंट डालेगा, ठीक है ना?